NCERT हिस्ट्री कक्षा 8 पाठ 8 भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब में उदित हुआ। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी। राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण कौन कौन से कारण थे? भारत की राजनीतिक एकता। अंग्रेजी शासन में एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं, एक से कानूनों ने भारत को एक से सांचे में ढालना आरंभ कर दिया। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावनापन पे इसने वैचारिक एवं भावात्मक एकता को बल दिया। तीव्र परिवहन नंबर दूसरा कारण है। वास्तव में प्रशासनिक सुविधाएं, सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक व्यापार तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए ही परिवहन के तीव्र साधनों की योजना बनी। किसकी? परिवहन की तीव्र साधनों की योजना बनी। पक्के मार्गों का जाल सा बिछ गया। इससे प्रांत एक दूसरे से तथा गांव बड़े बड़े शहरों नगरों से जुड़ गए। देश को एकता में बांधने वाला सबसे बड़ा साधन रेल थी। कौन थी? सबसे बड़ा साधन कौन सी थी? रेल थी। डाक तथा संचार व्यवस्था। सन 1850 ईस्वी के उपरांत आरंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था तथा बिजली के तार ने देश को एक करने में सहायता की। अंतर्देशीय पत्रों, समाचार पत्रों तथा पार्सलों को कम दर में भेजने की व्यवस्था ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन ला दिया। डाकखानों के द्वारा राष्ट्रीय साहित्य पूरे देश में भेजा जा सकता था। संदेशों के शीघ्र भेजने में बिजली के तारों ने क्रांति ला दी। आधुनिक संचार साधनों से भारत के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। एंड चौथा कारण कौन सा है? चौथा कारण कौन सा है? नए बुद्धिजीवी वर्ग। कौन सा कारण है? नए बुद्धिजीवी वर्ग। नए बुद्धिजीवी लोग प्राय कनिष्ठ प्रशासक, वकील, डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि थे। इनमें से कुछ लोग इंग्लैंड में भी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने वहाँ इन राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था भी देखी थी। यहाँ लौटने पर उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके मौलिक अधिकार शून्य के बराबर हैं और वातावरण में दास्ता ही दास्ता है। अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वगैरह अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित थे। उन्होंने अनुभव किया कि सन 1833 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट तथा रानी विक्टोरिया की सन 1858 ईस्वी में की गई घोषणा में किए गए वचनों के बावजूद ऊंचे ऊंचे पदों के द्वार भारतीयों के लिए बंद ही थे। यही लोग नवोदित राजनीतिक असंतोष का केंद्र बिंदु बने तथा भारतीय राजनीतिक संस्थाओं का नेतृत्व प्रदान किया। कौन से लोग बने? जो पढ़े लिखे लोग थे। इसीलिए कहते हैं पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी भाषा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों का प्रचलन। विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के मध्य अंग्रेजी ने एक संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वहन किया, जिससे कश्मीर से दक्षिण क्षेत्रों के निवासी अपनी बात एक मंच पर रख सके। यह भी एक माध्यम बनी। भारतीय समाचार पत्रों एवं साहित्य की भूमिका। भारत में राष्ट्रीय भावना के विकास में भारतीय समाचार पत्रों एवं साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके द्वारा भारतीयों ने देशभक्ति की भावनाओं का, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार किया तथा एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। इन राष्ट्रवादी समाचार मंत्रों में संवाद, कौमुदी, सोम प्रकाश, बंगदूत, केसरी, हिंदू एवं अमृत बाजार पत्रिका आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार साहित्य रचनाओं में आनंद मठ, भारत दुर्दशा, गीतांजलि आदि ने राष्ट्रीय भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज शासकों का नस्ली दंभ। भारत में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों की जाति श्रेष्ठता का दंभ था। भारतीय यूरोपीय लोगों के क्लबों में नहीं जा सकते थे और उन्हें गाड़ी के उस डिब्बे में यात्रा की अनुमति नहीं थी जिससे यूरोपीय यात्रा कर रहे हों। आप उस गाड़ी में भी नहीं बैठ सकते थे, लगता था वो महिला सीट है, जैसे आज महिलाओं की सीट पे। लेकिन वो तो महिलाओं की सीट पे इसलिए नहीं बैठ सकते कि वो उनके लिए रिजर्वेशन है, लेकिन वह रिजर्वेशन एक नस्लीय आधार पर थी। आर्थिक राष्ट्रवाद। अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रक्रिया के रूप में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता था और उसे अपने सस्ते माल तथा विदेशी पूंजी
निवेशन, विदेशी व्यापार, बैंक व्यवसाय इत्यादि अंग्रेजी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गठित की गई। जब कभी भी भारतीय विकास तथा अंग्रेजी हितों में टकराव होता था तो बलि सदैव भारतीय हितों की ही होती थी। इस व्यवस्था का दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन के रूप में उल्लेख किया है। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सन 1885 ईस्वी से भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ। इस राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्न मुख्य अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। कौन सी होती हैं? 1885 से 1919 ईस्वी के पहले चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्येय अस्पष्ट तथा संदिग्ध थे। यह आंदोलन केवल शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था, जो पाश्चात्य उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेरणा लेता था। 1919 से 1947 ईस्वी के अग्रिम चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक विशेष भारतीय ढंग अहिंसात्मक असहयोग अपनाकर आंदोलन किया। कौन सा अहिंसात्मक सहयोग? मतलब सहयोग नहीं करना और हिंसा भी नहीं करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। वे उदारवादी अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद गोपाल, गणेश आगरकर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ए.ओ. ह्यूम ये हैं, ये अंग्रेज थे। ए.ओ. ह्यूम। अब देखो, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 ईस्वी। ये 1885 ईस्वी का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हो रहा है। आप लोग इसके देख सकते हैं, इसके माध्यम से, किताब के माध्यम से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य: नंबर 1, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं को एकजुट करना। नंबर 2, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। नंबर 3, राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। कांग्रेस के अधिवेशन में देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती थी। सरकारी नीतियों की आलोचना भी होती थी। सरकार को कैसी नीतियां अपनानी चाहिए, इसके बारे में प्रस्ताव पास किए जाते थे। कांग्रेस की 2 विचारधाराएं। नरम दल: कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा कराना चाहते थे। उदारवादी कहलाए। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को आधार उभारा जाए तो प्रार्थना पत्रों, सभाओं। कौन? नरम दल के रहे, जो नरम दल के जो नेता थे, उनका क्या मानना था? प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए। वो धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख थे। नरम दल में ये प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, और ये बाल गंगाधर तिलक, और ये लाला लाजपत राय। और गरम दल में कौन था? 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा को उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल गरम विचारधारा के थे। ये 3 लोग। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनकी मान्यता थी कि वे उग्र विरोध के बिना हमारी मांगें पूरा नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगाई। नरम दल व गरम दल की भावनाओं, विचारों, तरीकों में आपको क्या अंतर दिखाई देते हैं? कुछ पता है? आप बताइए हमें। बंग भंग आंदोलन: तेजी से बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित कर दिया। अंग्रेजों ने विभाजन का कारण बढ़िया प्रशासन व्यवस्था प्रदान करना बताया, परंतु वास्तविक कारण हिंदू व मुसलमान लोगों में फूट डालना था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंसी प्रांत को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक पश्चिमी बंगाल जिसमें अधिक हिंदू थे, और दूसरा पूर्वी बंगाल जिसमें मुसलमान अधिक थे।
विभाजन के कारण सारे बंगाल में रोष की लहर दौड़ गई। विभिन्न स्थानों पर सभाएं एवं आंदोलन किया गया। नरम दल और गरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी बीच 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब हुआ? 1906 में। यह लॉर्ड कर्जन इसी ने बांटा था 2 हिस्सों में। किसको? बंगाल को। सबसे पहले बंगाल कहाँ है? बंगाल की राजधानी कहाँ है? ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग का विरोध करने के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों से प्रार्थना करने की बजाय अपने बल पर स्वराज हासिल करने की भावना से 2 तरह के कार्यक्रम बनाए। कौन कौन से? नंबर 1, बड़ी मात्रा में अंग्रेजी कपड़े, शक्कर आदि का बहिष्कार। वो अंग्रेजी कपड़े और शक्कर आदि का बहिष्कार करते थे। और नंबर 2 कौन था? स्वदेशी यानी अपने देश के लोगों द्वारा बनाई गई चीज़ों का ही उपयोग करना। भारतीयों में स्वदेशी का विचार पनपने लगा। वे कहते हैं हम अपने उद्योग लगाएंगे, अपने स्कूल कॉलेज खोलेंगे, गांव के लोगों के बीच काम करके उनकी समस्याएं दूर करेंगे, हम अपनी अपनी पंचायत और कचहरी चलाएंगे, हम अपने विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी आत्म शक्ति बढ़ाएंगे। चर्चा कीजिए, यह लोग क्यों सोचते थे कि बहिष्कार और स्वदेशी कार्यक्रमों से देश को स्वराज मिल पाएगा? क्यों सोचते थे? मगर क्यों सोचते थे? इसका तो बहुत से कारण आप लिख सकते हैं क्यों सोचते थे। क्रांतिकारी आंदोलन। ब्रिटिश शासन द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के क्रूर दमन के कारण कुछ देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। क्रांतिकारी शीघ्र परिणाम के इच्छुक थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन ने गति प्राप्त कर ली। इनका विश्वास था कि क्रांति से ही देश को आज़ाद कराया जा सकता है। क्रांतिकारियों ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष प्रमुख क्रांतिकारी थे। महाराष्ट्र के चापेकर भाइयों को भी इस प्रकार के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन का व्यापक बनाने के लिए क्रांतिकारी समाचार पत्रों का प्रकाशन भी शुरू किया गया। बंगाल के संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र का काल प्रमुख समाचार पत्र थे। कौन थे? आप लोग नाम पढ़े। अरविंद घोष ये हैं, ये मार्लो मिंटो सुधार पढ़ा इसके बारे में? मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए नए सुधारों की घोषणा की। भारत में काउंसिल के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित करके उनका पृथक निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई, किंतु इससे भारतीयों में असंतोष कम नहीं हुआ। सन 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जब दिल्ली आए तब उन्होंने बंग भंग को रद्द कर पुनः बंगाल को एक करके कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को यहाँ की राजधानी भी बना दिया, लेकिन इससे भी राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं हुए। गदर पार्टी। युद्ध काल में बंगाल, महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में सशस्त्र राष्ट्रवादी विद्रोह की योजना तैयार होने लगी। भारत के बाहर अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय देशभक्तों ने 1903 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। इस दल के अन्य प्रमुख सदस्यों में रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये लाला हरदयाल जी हैं और ये रास बिहारी बोस जी। ठीक है, अब बस बहुत थोड़ा बचा है, आप लोगों को पढ़ना है, लगातार पढ़ते रहना है। बरकतुल्लाह, उबायदुल्लाह सिंधी, भगवान सिंह तथा सोहना सिंह भाखना अधिक सक्रिय थे। गदर पार्टी की ओर से एक सामाजिक पत्र गदर नाम से प्रकाशित होता था। उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। बहुत हिम्मत थी उस समय में ऐसा करने के लिए। होम रूल आंदोलन। सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इंग्लैंड युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किए। कितना नुकसान किया हम लोगों को। युद्ध काल में भारत के कुछ राष्ट्रीय नेता इंग्लैंड की मदद करने के पक्ष में थे। वे आशा करते थे कि इस मदद के बदले में इंग्लैंड की सरकार भारत को स्वशासन की दिशा में कुछ सुविधाएं उपलब्ध करेगी, कुछ सुविधाएं घोषित करेगी। कुछ भारतीय नेता युद्ध के दौरान इंग्लैंड पर दबाव डालना चाहते थे कि जिससे स्वशासन के विषय में जल्दी घोषणा कर दी जाए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादों से मुकर गए। क्या किया उन्होंने? अपने वादों से मुकर गए। कौन? अंग्रेज। पहले तो कहा कि देश को तुम्हें दे देंगे, फिर मुकर गए।
1916 ईस्वी आते आते कांग्रेस के दोनों नरम एवं गरम दलों और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का आरंभ किया। होम रूल आंदोलन और भी जाने, सन 1895 ईस्वी में और सन 1905 ईस्वी में एक छोटे एशियाई देश कौन से जापान ने बड़े देश चीन और पश्चिमी देश रूस को युद्ध में हराया था। इन देशों की हार ने यह बता दिया कि सिर्फ बड़े देशों तथा पश्चिमी देशों का शक्ति में एकाधिकार नहीं है। उनकी इस हार ने नरम गरम दल की सोच को काफ़ी प्रभावित किया। सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व प्रारंभ हुआ। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रूस और जापान एक तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका भी बाद में इंग्लैंड और उसके पछवाले देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। अब शब्दावली देख लेते हैं और फिर आप लोगों को इसके बारे में जो कुछ भी पूछना हो कमेंट करके बताना, कुछ बताना भी हो कमेंट जो करना हो वो भी बताना। होम रूल आंदोलन किसे कहते हैं? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन। आधिपत्य किसे कहते हैं? किसी के द्वारा किए जाने वाला शासन।